आज मीम्स चल रहे हैं कि साहब कांग्रेस डूबता जहाज है, उसमें कोई रहना नहीं चाहता। ये तो सीरियस क्वेश्चन है आपकी लीडरशिप में भी। आपके बड़े लीडर्स हैं, चाहे टिहरी से प्रीतम सिंह हैं, चाहे अल्मोड़ा से यशपाल आ रहे हैं, उन्होंने मैदान पहले ही छोड़ दिया। तो मैसेज गया क्या कार्यकर्ताओं में, ये तो पहले ही हार मान ली है करके। इस तरह का मैसेज जाना करण महाराज साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने अपनी स्थिति खुद से कमजोर कर ली है, खासकर आपके जो सीनियर लीडर्स हैं? अब देखिए, यशपाल आर्या गए, 5 साल मंत्री रहे, बाद में आपके यहाँ आ गए, आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, है ना। आपके हरक सिंह रावत मंत्री रहे, वापस आ गए, अभी चर्चा चल रही, और उनकी बहू ने भी रिजाइन कर दिया कांग्रेस पार्टी। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने आपकी रातों की नींद छीन ली है कि आप इस पजल में है कि अब किसको अपनी पार्टी में लेंगे, या कितने भी जाएं आपको फर्क नहीं पड़ता? एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी। एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी। दर्द भी परेशान है, कहाँ उठूं? ये आप अपने लिए कह रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में नेताओं के छोड़ने का सिलसिला जारी है। नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और कांग्रेस, हमारे अंग्रेजी में कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन, तो ऐसे में बीजेपी अपना आधा काम पूरा करती दिखाई दे रही है। क्या 2024 में कोई चुनौती कांग्रेस दे पाएगी? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के पीसीसी चीफ करण मेहरा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद करण मेहरा साहब। ये क्या हो रहा है? आज मीम्स चल रहे हैं कि साहब कांग्रेस डूबता जहाज है, उसमें कोई रहना नहीं चाहता। ये तो सीरियस क्वेश्चन है आपकी लीडरशिप में भी। देखिए, मेरे को इसको मैं दो रूपों में देख रहा हूँ सर। एक तो भगौड़े जो जा रहे हैं, इनका हिस्ट्री देखने की आज आवश्यकता है। जो बीजेपी का एक ऑपरेशन लोटस आप लोगों ने नाम दिया है उसको, पत्रकारों ने, उस ऑपरेशन लोटस का ये दूसरा फेज है। एक तो था जिसमें चुनी हुई 9 से 10 सरकारें गिराई है, हिमाचल 10वीं होगी मोस्ट प्रोबेबली, और ये सेकंड फेज है जिसमें लीडर्स को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अन्य किस्म के मामलों में फंसाकर उनको दबाव में लेकर पार्टी ज्वाइन कराना। और एक बड़ा सीरियस प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है बीजेपी के ऊपर जीरो टॉलरेंस पर। कम से कम मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों का स्टेट है, और मुझे पूरा भरोसा है कि पब्लिक इस पर न्याय करेगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको इस ज्वाइनिंग पे। कौन लोग ज्वाइन करें? पहला केस आया था अतुल रावत, बड़कोट के नगर पंचायत के अध्यक्ष। राजीव गांधी आवास योजना का मिसयूज़ करने का आरोप, गलत लोगों को, अपात्र लोगों को मकान आवंटित करने के आरोप लगे। और जो शिकायतकर्ता थे वो देखते रह गए। जब अतुल रावत ने बीजेपी ज्वाइन की तो अचानक केस को रफा दफा करने की कोशिश हुई। उसके बाद दोनों शिकायतकर्ता, असवाल जी और दूसरे, ये हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट से निर्देश होता है तो सरकार को उनको 420, 476, 477 और 471 धाराओं पे अतुल के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ता है। दूसरा, खटीमा, जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे, वहाँ के प्रमुख को 3 बार पद से हटाया जाता है। तीनों बार वो कोर्ट से वापस आते हैं, और चौथी बार होने से पहले वो हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि भाई साहब मुझे बीजेपी में जाने दीजिए, शायद बच जाऊँ। वो भी वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुस जाते हैं, और आज तक उनको पद से नहीं हटाया गया। उसके बाद आप आ जाइए राजेंद्र भंडारी जी पे। 2012 से उन पर जाँच बैठी हुई है रजत यात्रा के मामलों को लेकर। उनकी पत्नी पर 3 साल से वित्तीय अनियमितता के आरोप लगा रही है बीजेपी लगातार, और सरकार ने उनको 2 बार पद से हटाने का काम किया। और वो कोर्ट से आते हैं, वो भी लक्ष्मणा की वजह से। आज वो भी भाग जाते हैं। 6 घंटे पहले गुर्रा रहे होते बड़ी ज़ोर ज़ोर से कि मोदी क्या है, अमित शाह क्या है, मैं डरता नहीं, हम अपनी बोली नहीं लगाते, हमारी बोली लगाई जा रही है, हम नहीं बिकेंगे। और रातों रात 7 घंटे के अंदर मिमियाते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं, और एक लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बट ये आपको पता भी नहीं लगा? मतलब वो 6 घंटे में सारी स्क्रिप्ट बदल गई। देखिए, पता चलता है, लेकिन जो आदमी डर के जाए ना, उसको कैसे आप रोकेंगे? कोई आदमी डर के जा रहा हो। अभी कई लोगों ने पार्टी लेकिन अगर मान लीजिए, चलिए मैं, आपने कहा ये डर के गए, मनीष खंडूरी को क्या डर था? विजयपाल सजमान, मनीष खंडूरी, और इसमें फ़र्क है। मैंने कहा अगर 20 लोग गए हैं तो 17 लोग डर से या लालच से गए हैं, 2-3 लोग संगत में गए हैं। मनीष खंडूरी जी, भाई उनके फादर बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, जनरल खंडूरी साहब, बहन उनकी विधानसभा में अध्यक्ष हैं, और जाने से 3 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी की वजह से आया हूँ, समाज में परिवर्तन के लिए आया हूँ। ये तो उनसे प्रश्न होना चाहिए क्यों गए, उनको खुल के बताना भी चाहिए क्यों गए।
ये करण मेहरा से प्रश्न नहीं होना चाहिए। करण मेहरा ने तो उनके अंकिता भंडारी वाले केस में जो उनने यात्रा की पूरा साथ दिया, उनके साथ हर मीटिंग में रहे, कंधे से कंधा मिला के हम चले हैं। संगठन ने अगर कोई कमी रखी है तो वो बताएं, हम तो पूरी ताकत से साथ में थे। उसके अलावा आपने राजेंद्र भंडारी के साथ साथ आपने विजयपाल सचवान का नाम लिया। विजयपाल सचवान बताएं ना क्यों गए, पार्टी ने क्या उनको लगातार हारने के बाद भी टिकट नहीं दिए? वो बताएं कि आज से 6 महीने पहले जो जिला सम्मेलन हुआ है वहाँ, उसमें वो क्यों नहीं सम्मिलित हुए शहर में रहते हुए? तो ये सारे कारण हैं जिसको हाईकमान भी समझता है, हम भी समझते हैं। इस समय सन 1977 वाली जैसी स्थिति है, कई लालची लोग, कई डर वाले लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो मतदाता है उसके माइंडसेट पे तो एक मैसेज जा रहा है ना कि साहब कांग्रेस में इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए सब लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। यानी आप मैदान में उतरने से पहले ही मैदान में कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, कभी कभी चीज़ें जैसी दिखती वैसी होती नहीं है, और मैं अपनी पढ़े लिखे स्टेट के लोगों पे भरोसा करता हूँ। लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, जिस समय से राजेंद्र भंडारी गए हैं मुझे लगातार सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी जो हमारी पहाड़ की बेटी थी उसके संग इतना बड़ा अन्याय हो गया, हमारी क्या कहते हैं बेटी को न्याय नहीं मिला, वीआईपी का नाम अभी तक पता नहीं चला। उसी जगह उत्तरकाशी जनपद के साथ लगे हुए इलाके में बड़ी घटनाएं घटी। हमारा वहाँ 3 SC/ST की बेटियों के साथ बलात्कार होता है, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। उसी जगह केदारनाथ में सोने की चोरी होती है, 223 किलो सोना चोरी होता है, सरकार जांच नहीं बैठाती। वहीं आप देख लीजिए ममता जोशी बहुगुणा का मामला, 3 साल हो गए और एक सरकार के मंत्री के ऊपर उसका भाई आरोप लगाता है कि उसने केस दबाने का काम किया है, वो न्याय नहीं होने दे रहा। उसी जगह जहां से राजेंद्र भंडारी गए, उनकी विधानसभा चमोली में 17 लोग करंट से मर गए एक साथ, सरकार को दोष दे रहे थे। वहीं जोशीमठ बर्बाद हो गया, जो हमारे सबसे बड़ा हिंदू की आस्था का केंद्रों में से एक केंद्र है, उसके न्याय की लड़ाई में भंडारी नहीं लड़ रहे थे। और जिस दिन, हाँ एक गलती हमसे जरूर हुई, जिस दिन वो राष्ट्रपति को वोट देने नहीं आए थे उसी दिन हमको उन पर शंका हुई थी। उस दिन अगर हमने कदम उठाया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मतलब आपको लग रहा था कि वो जा सकते हैं, मतलब आपके मन में चल रहा था? देखिए, हमने बात भी की, जिनसे डिस्कस करना था किया भी था, क्योंकि एक आदमी आदत से मजबूर होता है। वो लगातार पार्टी बदलने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, और बट उनको अपना फ्यूचर सेफ लगा होगा ना, क्योंकि महेंद्र भट्ट राज्यसभा में चले गए हैं, वो उपचुनाव बीजेपी के सर एक पहाड़ी कहावत है, मडु फोकिया लफी देखिए, और कहते हैं हमारे पहाड़ में जब मडुआ गिरता है, जिसको रागी कहते हैं, तो दिखाई देता है। तो वो तो आप पे लागू हो रही, मडु फोकियो लफी तो देखिए, अभी आप पे लागू हो रहा है। आप चुनाव हो रहे हैं और बाई इलेक्शन में देखिएगा राजेंद्र भंडारी का क्या होगा। आप बता सकते हैं, आप गारंटी ले सकते हैं कोई 5 लीडर जो आपके साथ रहेंगे आज के दिन में, जो हालात बन रहे हैं? क्यों, यशपाल आर्या हमारे संग है, हरीश रावत हमारे संग है, प्रीतम सिंह हमारे साथ है, गणेश गोदियाल हमारे साथ है, और कौन चाहिए? लोग तो कह रहे हैं, मीम्स ऐसे बन रहे हैं कि अगर करण महाराज स्टेट प्रेसिडेंट नहीं होते तो हो सकता है वो भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके होते। मैं किसी भी कीमत में मरना पसंद करूंगा। उस पार्टी के साथ मैं कभी नहीं जा सकता जो देश की इकोनॉमी को डुबा रही हो, जो देश की फौज को गिरा रही हो, जो देश की महिलाओं के संग बदसलूकी कर रही हो। क्या हुआ मणिपुर की घटना में? राष्ट्र का क्या हिस्सा नहीं है मणिपुर? क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री अभी तक वहां? जलता रहा मणिपुर, 5-6 महीने तक जलते रहा। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मन की बात में ही कह देते। एक खिलाड़ी को जो जमीन से निकली, जिसका पिता एक गरीब व्यक्ति था, मिट्टी में कुश्ती सीखती है, उसका एम कुश्ती था, भारत के लिए पदक जीत के लाती है विदेशों से, और एक MP की वजह से उसको अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ती है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, दही जम जाता है। प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, हमारे केदार बाबा के मंदिर में जाते हैं, उनके गर्भगृह के कानूनों को तोड़ते हैं, केदारनाथ छोटे दिखाई देते हैं, प्रधानमंत्री बड़ा दिखाई देता है, और वो प्रधानमंत्री फिर मन की बात करता है। हमारी बेटी अंकिता के लिए एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता। उत्तराखंड राज्य, भट्ट जी आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़ा है, और ये हम नहीं कह रहे, NCRB की रिपोर्ट कह रही है। 907 से ज्यादा बलात्कार के केस एक साल में इस देवभूमि में हुए हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए सरकारी एजेंसी सो सरकार जिम्मेदार नहीं? सरकार जिम्मेदार है। आप इसको मुद्दा कहां बना हम लगातार बना रहे हैं। आप जनता के बीच जाके जनता में वो एजिटेशन कहां दिख रहा है? लगातार। अगर NCRB में, जैसा आपने कहा, हिमालयी राज्यों में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 है, तो ये तो पब्लिक तक ले जाने में, एक एजुटेशन बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। लगातार उठा रहे हैं। हर ब्लॉक मुख्यालय में, हर हमारे जिला मुख्यालय में इस पर प्रदर्शन हुए हैं, और हमने लगातार इसमें प्रेस भी किया, और हमने भी प्रदर्शन किया है। अंकिता के मामले में 13 दिन लगातार मैंने गिरफ्तारियां दी हैं, और जनता के सामने ले जाने के अलावा और हमारे पास चारा क्या है?
एजेंसीज को काम करना चाहिए, सरकार क्यों नहीं काम कर रही? But- पुरौला में मैंने आपको बताया, पुरौला में आप जानेंगे 3 बेटियों के संग, नाबालिग लड़कियों के संग बलात्कार हुआ है SC/ST की। आज तक मेरी 3 बार प्रेस करने के बाद, मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद भी उनको मुआवजा नहीं मिला है। जो पॉक्सो एक्ट के तहत मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, और जो SC/ST एक्ट के तहत मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। तो इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा? एक और बात, जो आपके बड़े लीडर्स हैं, चाहे टिहरी से प्रीतम सिंह हैं, चाहे अल्मोड़ा से यशपाल आर्य हैं, उन्होंने मैदान पहले ही छोड़ दिया। तो मैसेज गया क्या कार्यकर्ताओं में, ये तो पहले ही हार मान ली है करके। इस तरह का मैसेज जाना, करण महाराज साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने अपनी स्थिति खुद से कमजोर कर ली है, खासकर आपके जो सीनियर लीडर्स हैं? देखिए, कल को फैसला आएगा, इसमें कुछ आपको नयापन दिखाई देगा। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी चीज़ें चेंज भी होती हैं, लोग अपनी लीडरशिप दूसरे को भी देने की का भी टाइम करते हैं, उसका भी एक समय होता है। नहीं, और मुझे ये लगा अभी कि यशपाल आर्या इसलिए चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उन्हें लगता था कि अजय टम्टा से तो लड़ाई बाद में होगी, पहली तो लड़ाई हरीश रावत से जीतनी होगी। कहीं उन्हें हरीश रावत पटकनी न दे दे, इसलिए वो अल्मोड़ा नहीं गए। देखिए, ये इस बात का जवाब तो यशपाल आर्या जी स्वयं दे सकते हैं, मैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं उसको मैं नहीं समझ बट सकता। उन्होंने कभी आपसे साझा नहीं किया? इस तरीके का नहीं, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। क्यों? आपने कहा नहीं क्यों? आप मैंने नेता प्रतिपक्ष है, सीनियर लीडर मैंने हैं। अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाई, बाकायदा मैंने बोला है, और मेरी फर्स्ट चॉइस थी भी वही। और अभी देखिए, कल को अल्मोड़ा में आपकी फर्स्ट चॉइस यशपाल आर्या था? हाँ, मेरी चॉइस यशपाल आर्या थे। मैंने इस बात को खुल के भी कहा। और अब प्रदीप टम्टा लग रहे हैं, वो भी बड़ा चेहरा है, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो उनमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं चाहता था, क्योंकि एक नया चेहरा देखना वहाँ के कार्यकर्ता चाहते थे, और मैं चाहता था यशपाल आर्या अगर उस एरिया को संभाले तो कांग्रेस के लिए बेहतर परिणाम आएंगे। और अब आपके पास हरिद्वार, बहुत सी चुनावी अफवाहें ये हैं कि करण महारा हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने सारी तैयारी की है, ऑर्गेनाइजेशन में अपने लोगों को तैनात किया है ताकि वो हरिद्वार को चुनाव लड़ें। तो करण महारा चुनाव लड़ेंगे या करण महारा चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन में अपने लोगों को मिलाने की बात है, मैंने पूरे उत्तराखंड में 27 लोगों की नियुक्तियाँ की, और उस सब जगहों से मैंने चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने जहाँ से चुनाव लड़ना है वहाँ तो मैं पिछले 2 साल से जा भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से बमुश्किल मेरी 5 या 7 बार मैं रानीखेत गया हूँ। मेरा काम है चुनाव लड़ाना। लेकिन मैंने एक बात कही थी, अगर पार्टी जिस काम में लगाएगी, क्योंकि मुझ पर इन्वेस्टमेंट है, मुझे 4 विधायक के चुनाव लड़ाना, मुझे डिप्टी लीडर बनाना और आज पार्टी का अध्यक्ष बनाने का काम पार्टी ने किया है। जो निर्देश मुझे मेरा हाईकमान करेगा, जो उचित समझेंगे, मैं उसमें खड़ा रहूंगा। लेकिन जहां तक हरिद्वार की बात है, मैंने लिखित में भी दिया है, और मैंने इच्छा भी जाहिर की कि हरीश रावत जी को स्वयं वहां से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज मैं भी देना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ जन जो है चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी में सब कुछ ठीक है। और हरीश रावत कहते हैं मेरे बेटे को टिकट देखिए, दे दो। इस पर निर्णय हाईकमान को लेना है, लेकिन मैंने ये चाहा है कि हरीश रावत स्वयं चुनाव लड़े। आप कह रहे हैं एक कंसेंसस बन गया है, हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे, जी, तो वो चुनाव रावत वर्सेस रावत के बीच होगा। अच्छी बात है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, जहां तक नैनीताल की बात आती है, वहां मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा, मतलब आप लोग इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? देखिए, कुछ फैसले जो है नीतिगत भी होते हैं। हो सकता है बीजेपी की कैंडिडेट्स आने का इंतजार किया हो उसके बीच में, क्योंकि कल राहुल गांधी जी की यात्रा का समापन बट था। बीजेपी ने तो अपनी पहली लिस्ट में डिक्लेयर कर दिए थे, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो उसके तुरंत बाद हमारे भी 3 डिक्लेयर हो गए थे। अभी जो 2 हरिद्वार और नैनीताल की बात है, इसकी बात है पौड़ी की, तो उन्होंने नहीं किया, हमने नैनीताल और हरिद्वार नहीं किया, हमारे कल को हो जाएंगे डिक्लेयर। बट आप जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, अब तो इस तरह की बात हो रही, हमें ये नहीं पता कि अगला कौन बंदा वहां पर बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। आपको क्या लग रहा है, ये क्या चल रहा है? आपको नहीं लग रहा ये हो क्या रहा है? मतलब आपके कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आप पजल्स हैं कि क्या करूं मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पजल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरे को एक चीज़ का बहुत संतोष है कि मैंने पिछले 2 सालों में नेताओं पर काम नहीं किया, मैंने कैडर पर काम किया, और इसको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और वही कारण था कि बागेश्वर में आपने एक परिवर्तन देखा होगा, उस समय भी बहुत सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए, लेकिन जो 12,000 की हार थी हमारी, भारी सिंपैथी थी, क्योंकि चंदन राम जैसा व्यक्ति मरा था, मंत्री था, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, और 27 कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था बाई इलेक्शन में। उसके बाद भी मैं 12,000 की हार को कार्यकर्ताओं के बल पर 2200-2300 में लाने का काम कर पाया, और वो काम था कैडर पे काम करने का। और इस बार हमको भरोसा इसलिए कि हमने कैडर पे काम किया है, किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रूट्स में हमारा कार्यकर्ता तैयार है। नहीं तो राजेंद्र भंडारी के साथ तो सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट आपको लग रहा है कि
बीजेपी ये मान के चल रही है कि उनकी लड़ाई जीत की नहीं है, उनकी लड़ाई है 2019 से अपना मार्जिन कैसे अप करे। ये तो आने वाला समय बताएगा मार्जिन बढ़ता है या घटता है या हारते हैं, क्योंकि बीजेपी को, जनता को ये भी तो जवाब देना पड़ेगा अंकिता का वीआईपी कौन, बीजेपी को ये भी बताना पड़ेगा SSSC घोटाले में हाकम सिंह कौन, बीजेपी को ये भी बताना पड़ेगा पटवारी पेपर लीक में इनका मंगलौर का मंडल अध्यक्ष ही क्यों, इनको ये भी बताना पड़ेगा कि अंकिता मर्डर केस में इन्हीं के मंत्री का पुत्र क्यों, इनको ये भी बताना पड़ेगा कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज इनकी सरकार ने किए उनको पार्टी में सम्मिलित क्यों करा रहे हैं, क्या वो मुकदमे जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो इन सारे विषयों को लेकर हमारा कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे रहा है। नहीं तो आपको इंश्योर कराना होगा कि जो मुकदमे दर्ज हैं वो परिणति तक पहुंचे, ये नहीं कि बीजेपी पे पहुंच के वो मुकदमे वापस। हम तो आज ये खुल के कह रहे हैं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई इन 2-3 साल राहत पा भी लेगा ना, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी मुकदमे दोबारा खुलेंगे और जिसको जिस परिणाम को भुगतना वो भुगतेगा। लेकिन कब आएगी, सवाल ये भी 27 में। लेकिन आपका कार्यकर्ता बहुत निराश हताश दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा ना, चुनाव में देखिएगा कहाँ हताश है, आप सर्वे करा लीजिए, आज भी सर्वे करा लीजिए, हम ऊपर हैं। और मुझे पूरा भरोसा हमारा कार्यकर्ता, क्योंकि इस बार लड़ने के मूड में है। 2 बार से लगातार हम 5-0 में आए हैं, इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ने भड़ने के मूड में है। और गए हुए नेताओं के जो बहुत समर्थक थे, निजी समर्थक, वो भी आप उनके पोस्ट देखिए सोशल मीडिया में, वो खिलाफ लिख रहे हैं आज अपने नेताओं के। लेकिन आत्मविश्वास आपका क्या कहता है? मतलब मेरा 5 विश्वास ये सीटों को कहता है लेके कि क्या हम अच्छे परिणाम लाएंगे और आप देख लीजिएगा हम 5 सीटों में बहुत बेहतर परिणाम लाएंगे और अधिकतम सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं और जीत के भी आएंगे। लेकिन सवाल इस बात का, आपके इश्यूज क्या है? बीजेपी के पास प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, बीजेपी कहती है मेरे पास डबल इंजन की सरकार है। वो बोलते हैं कि 500 साल के बाद राम मंदिर उन्होंने बनाया, आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया। उन्होंने कहा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बड़ी बड़ी रोड है, यानी जिस रोड से आप अभी दिल्ली जाएंगे, वो कहते हैं उसमें कांग्रेसी भी चल रहे होंगे, वो रोड हमने बनाई। वो कह रहे हैं हम तो इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि आने वाले समय में आप 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून आ जाएंगे। आपका प्रश्न अच्छा है और मुझे पसंद है मेरा ये प्रश्न। कौन बना रहा वो रोड? देहरादून से दिल्ली जाने में लगभग 1200 रुपये का टोल दे रहे हैं हम गाड़ी पे, क्योंकि धन्ना सेठ बना रहे हैं। जो आप और मैं टैक्स दे रहे हैं उससे ये रोडें नहीं बन रही। अगर उससे रोडें बनती तो यहाँ के आम आदमी को 1200 रुपये का टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। हजूर, कहाँ जा रहा है GST? कहाँ जा रहे हैं हमारे टैक्सेस? कहाँ लग रहे हैं? अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, सड़कें धन्ना सेठ बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर धन्ना सेठ बना रहे हैं, सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। काहे की हुआ भाई? तो ऐसे गाल बजाने से नहीं होगा। आम आदमी ये भी तो समझ रहा है कि जब जा रहा तेल ही नहीं भरा रहा, 1200 रुपये का टोल टैक्स भी दे रहा है, आखिर सेठों से क्यों बनवाई जा रही है? लेकिन उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उसे तो लग रहा है उसकी जर्नी साहब, इसमें आम आदमी भी जाता है। जिसका बाप बीमार होता है ना, वो गाड़ी करके बुक करके भी जाता है, उसकी मजबूरी होती है जाकर अपने पिता को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाने की। तो आपने जो मुझे सेंस दिया कि अंकिता आपका कोर इशू होने जा रहा है। अंकिता है, केदारनाथ में सोने की चोरी, बड़ी बात करते हैं राम मंदिर की। कोर्ट के निर्देश के बाद आप राम मंदिर बना रहे, 10 सालों में आपको याद नहीं आई? 370 की आपने बात की, 370 के बाद कश्मीर के हालात क्या हैं ज़रा अंदर खाने वहाँ पता तो करिए कि क्या उससे खुशी है या गम है या निराशा है। आज इनसे कश्मीर संभल नहीं रहा। बट उनका कहना ऑल इज वेल है, वहाँ तो बहुत बढ़िया चल रहा है टूरिज्म का। वहाँ देखिए क्या तेजी से लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके कहने, सेफ एंड सिक्योर महसूस कर रहे हैं। कहने से फर्क नहीं पड़ता सर, जो असलियत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको लोगों को दिखाई दे रहा है सब कुछ। और जहाँ तक सवाल आ रहा है हर नारे का अपोजिट, 2019 तक लाएंगे कहा था स्मार्ट सिटी, 100 एक भी नहीं है। बुलेट ट्रेन गायब है। इन्होंने कहा था हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। मणिपुर की घटना से लेकर कुश्ती वाली बहन से लेकर अंकिता भंडारी तक, और उत्तराखंड का 9 हिमालय राज्यों में पहले नंबर पर होना, साथ में यूपी की घटना जिसमें बेटी का बलात्कार और हत्या होती है, परिजनों को दिखाए बिना बेटी की लाश जला दी जाती है, ये हमने महसूस किया है। बट सर आप कह रहे हैं कि ये सारे इश्यूज बड़े क्रूशियल हैं, आप पब्लिक को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? पब्लिक साइलेंट है। और इस बार आप रिजल्ट देखिएगा, शाइनिंग इंडिया के टाइम में भी ऐसा लग रहा था कि भाई एक तरफा होने वाला है, और जब रिजल्ट्स आए, नतीजे आए ना, बिल्कुल डिफर थे। तो और इस बार भी आप देखिएगा, क्योंकि जिन हजारों 20,000 लड़कों और लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, 370 लगाने की कोशिश की थी, क्या मांग रहे थे? एक साफ सुथरी व्यवस्था जिसमें नकल ना हो सके। अध्यादेश कानून लिया है, कानून में सज़ा किसको होती है? जो नकल का विरोध कर रहा था, जो कह रहा है कि साहब मेरी कॉपी खुली आई है, हो सकता है पेपर लीक हो गया हो, उसके पहले पहला मुकदमा होता है।
क्यों नहीं बताते? कल्याण सिंह जी के टाइम पे जब वो मुख्यमंत्री थे यूपी में, एक नकल अध्यादेश लाए थे, उसको सख्ती से पालन क्यों नहीं हुआ? एक नया कानून बनाने से क्या होगा? निर्भया के टाइम पे बलात्कार के लिए इतना बड़ा कानून बना, क्या बलात्कार रुके? 907 बलात्कार इस उत्तराखंड की देवभूमि में हुए हैं एक साल में। तो ये केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पे, कभी मंदिर के नैरेटिव पे चुनाव लड़ते हैं। इतने बड़े आस्थावान हैं तो दो कारणों का मेरे को जवाब देते हैं। एक, केदारनाथ बाबा के यहाँ गर्भगृह के नियम क्यों तोड़े प्रधानमंत्री ने? दूसरा, वहाँ 223 किलो सोने की चोरी हुई। खुद अखबारों ने, न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया 19 घोड़ों में सोना गया। तो 19 घोड़ों में क्या केवल 7 किलो सोना गया था? 223 किलो सोना गया कहाँ? क्यों जांच नहीं बैठा रहे? क्यों जांच बैठाने से डर रहे? जोशीमठ 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के आस्था का केंद्र, नरसिंह भगवान का घर, लक्ष्मी माई का घर, चंडिका माई का घर, उद्धव जी वहाँ बैठे हुए हैं और 6 महीने वहाँ बद्रीनाथ भगवान बैठते हैं, खुद आगे विराजित होते हैं। उस जोशीमठ को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। इसका उत्तर देंगे? राम मंदिर तो हम जाएं ना जाएं उत्तराखंड के लोग, लेकिन हम जोशीमठ नरसिंह जी के यहाँ जरूर जाते हैं, हमारे इष्ट देवता हैं। हम बाबा केदार के यहाँ जरूर जाते हैं क्योंकि वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये कहा जाता है। अयोध्या पता नहीं जा पाए ना जा पाए। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने आपकी रातों की नींद छीन ली है कि आप इस पजल में है कि आप किसको अपनी पार्टी में बिल्कुल नहीं। लेंगे? आपको मुझे या कितने भी जाएं आपको फर्क नहीं आपको पड़ता? मुझे देख के लग रहा है मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। मैंने कहा ना, लालची और नेता जाएंगे, मेरा कैडर नहीं जाएगा, कांग्रेस की विचारधारा के लोग आपके नहीं साथ जाएंगे। कोई 10 साल से आपको उसके लालच का नहीं पता लगा क्या? देखिए, कई निर्णय करण मेहरा नहीं करता। इनको टिकट मैंने नहीं दिया था। मेरी अगर चली होती, मैं कभी भी टिहरी का टिकट नेगी जी को नहीं देता। बीजेपी से आए थे, किशोर उपाध्याय पर आरोप लगाया कि 10 करोड़ देके बीजेपी को खरीदा है। वो आज धन सिंह वापस चले गया। मैं कभी टिकट नहीं देता। मैं मालचंद को कभी टिकट नहीं देता, जिसका इतिहास ही खराब रहा है, मैं उसको टिकट कभी नहीं देता। लेकिन वो निर्णय मेरे हाथ के नहीं थे और आगे भी कोशिश करूंगा अपनी पार्टी में रह के स्वच्छ छवि के लोग रहें। जो हमारा कैडर है, जो दरी बिछा के ऊपर तक आया है, जो लोगों के दुख सुख में बांट कर जो आगे आया है, उन लोगों को टिकट मिलने चाहिए। उन लोगों के हाथ में मैं आपका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अच्छा हुआ आप नई पीढ़ी को मौका मिलेगा। तो आपको लगता है ये बैरियर्स थे नई पीढ़ी के सामने? अच्छा हो रहा है ये जा रहे हैं? निश्चित ही, जब कोई पुराना वृक्ष हटता है, नए वृक्ष को, नए पेड़ को उगने का मौका मिलता है और उसको पल्लवित पुष्पित होने का मौका मिलता है। नए कलेवर आएगा। इंदिरा जी के टाइम पे एक बार बड़ी घुटन थी, जो मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें बताया कि 77 में जब सारे लोग छोड़ के चले गए, कोई मोम की गुड़िया बता रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा, ख़त्म हो गई कांग्रेस कह रहे थे। इंदिरा जी के साथ जो छोटे बच्चे थे, जो उनके नौजवान नवयुवतियाँ उनसे छोटी थी और उनको आस्था उन पर थी, जिनकी कांग्रेस की विचारधारा पर आस्था थी, उन्होंने कांग्रेस को संभाला और क्या वापसी की है। और 40 साल तक इस देश के नेतृत्व की जितनी महत्वपूर्ण जगह थी, उन्हीं युवाओं ने संभाली थी। और उसी तरीके का दौर मैं इस समय पूरे भारत में देख रहा हूँ। बीजेपी के अंदर भी तो एक लड़ाई है। जो वहाँ का कैडर वोटर है, कैडर वर्कर है, जो वहाँ जिसने उसकी आइडियोलॉजी, जो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसको जो आज तक लेके आगे बढ़ रहे थे, वो लोग, और उनके अंदर भी तो घुटन है। वो क्या इनको स्वीकार कर पाएंगे? लेकिन आपको लगता है ये दौर रुक गया है या आपको लगता है ये चलता रहेगा? मतलब कुछ और लोग, देखिए, जो लालची उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन करण मेहरा ने आज एक शुरुआत की है। मैंने आज एक वॉशिंग मशीन का प्रदर्शन किया था आज पीसीसी में, और उसमें कई लोगों को डाल के धुल के बाहर निकलते हुए भी दिखाया है। उनके मुकदमों से लेकर उनके ऊपर चले हुए केसों का आज मैंने जिक्र किया, उस आप देखिएगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और ये क्रम, ये ज्वाइनिंग कराएंगे और मैं इस क्रम को लगातार जारी रखूँगा। मैं जितने लोग जाएंगे दागी वागी, उनके सबकी पोलें खोलने का काम करूँगा। और अच्छा है, कांग्रेस की सफाई हो रही। कभी कभी हमारे यहाँ जिस सिस्टम में मैं हूँ, वहाँ ध्यान के साथ साथ सफाई का भी कार्यक्रम। अब आपने कहा उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है, आपकी बात मैंने समझ ली। वो जब आपकी पार्टी में था, दागी था, आपने क्यों नहीं हिम्मत दिखा के उसे निकाल दिया? भाई तू दागी है, तुझे कांग्रेस पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब वो बीजेपी में चला गया, वो दागी है, वो लालची है, अब ये तो कोई भी कह देगा। आपकी बात, वो तो आप खुन्नस निकाल रहे हैं। मैं इसका जिक्र दे रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ। मैंने केवल यही तो कहा कि जो केसेस चल रहे हैं ये चलते रहेंगे या रुक जाएंगे। मैंने महेंद्र भट्ट जी से पूछा है, हमने लालच किसी को नहीं दिया। महेंद्र भट्ट जी ने 2 स्टेटमेंट इस बीच दिए हैं। उन्होंने एक कहा कि जिस दिन गोविंद सिंह गुंजवाल जी ने एक कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम ईमानदार रहे और हमारे पास धन नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए धन लगता है, तो उन्होंने सीधे कहा कि उनको हमारी पार्टी में आ जाने चाहिए, हम लड़ा देंगे, धन की चिंता ना करें। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि दूसरी पार्टी के विधायक हमारे यहाँ हैं, हम उनको दोबारा चुनाव लड़ा कर विधायक बनाएंगे। तो ये सीधा सीधा ब्राइब है
और इसकी भी हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि आपकी पार्टी से क्यों नहीं निकाला। कार्रवाई करने का किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है। एजेंसीज, सरकारी एजेंसीज किसकी हैं? सरकार की हैं। हमको तो यही पता नहीं कि जो मुकदमे हैं उनमें कितनी सत्यता है, क्योंकि कोर्ट में चल रहा था। आज भी हम कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि अपराधी हैं, मैंने कहा इन पर मुकदमे हैं, इनके अंदर भय है और डर की वजह से गए हैं। डर और लालच, दो चीज़ें, किसी को पद का लालच दिया है, किसी को डर दिखाया गया है। और सीधे सीधे भंडारी जी के उसमें तो सीधे सीधे दोनों चीज़ें दिखती हैं। डर है मुकदमे का और लालच है क्योंकि महेंद्र भट्ट तो चले गए राज्यसभा, तो अब वहाँ से विधायक का टिकट मिल सकता है, कोई खतरा ही नहीं है। तो ये चीज़ें साबित हो रही हैं, इसलिए मैं इन बातों कल ये फिर आ जाएंगे, इनको लगेगा कांग्रेस में करण मेहरा के फिर आ रहते जाएंगे। तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि करण मेहरा थोड़ा टेढ़ा भी है, इसीलिए मैं बहुत लोगों के लिए सहज नहीं भी हूँ। अगर मैं जीवित रहा और पार्टी में महत्वपूर्ण जगहों पर रहा तो मैं ये एश्योर करूँगा कि किसी नए नौजवान का, जिन्होंने मेहनत करके पार्टी को मजबूत किया है, उनकी जगह ऐसे दागी बागी लोग ना ले। नहीं तो फिर आप तब कह देंगे साहब मैं तो पद पे हूँ नहीं, आगे तो मैं क्या करूँ। मैं करण मेहरा हूँ, लड़ते हुए तो दिखाई दूंगा कम से कम। अब देखिए यशपाल आर्या गए, 5 साल मंत्री रहे, बाद में आपके देखिए, यहाँ आ गए, आपने नेता मेरा प्रतिपक्ष निर्णय बना नहीं दिया, था, मेरा है निर्णय ना। नहीं था। आपके हरक सिंह रावत मंत्री रहे, वापस आ गए, अभी चर्चा चल रही, और उनकी बहू ने भी रिजाइन कर दिया कांग्रेस पार्टी से। भाई ईडी में अगर घंटू बैठा के रखेंगे, मैंने डर कहा ना, एक ही शब्द तो ले रहा हूँ बार बार, डर और लालच। तो फिर राहुल गांधी तो कह रहे डरो मत, फिर इनको क्यों नहीं समझ राहुल में? नहीं डरे ना, इसीलिए कह पा रहे। राहुल के अंदर हिम्मत थी, 56 घंटे तक उनको ईडी ने बैठा के रखा, तंग किया, परेशान किया, लेकिन वो डरा नहीं हुआ आदमी। और डरा नहीं, इसीलिए दूसरों को निर्देश दे रहा है, दूसरों को से अपेक्षा कर रहा है कि वो भी ना डरे। लेकिन जो डरपोक है उनके लिए क्या कर सकते हैं, लोगों को लगता है ऐसे ही बच जाए। तो और हम तो एक चीज़ और चाहते हैं भट्ट जी, जिसने इस धरती का खाया होगा ना, जिसने यहाँ के संग धोखा किया होगा यहाँ के लोगों के साथ, उसका बुरा होना भी चाहिए, चाहे वो किसी की सरकार आए। जिसने लूट खसोट करी होगी, लोगों का हक का हिस्सा जिसने मारा होगा, हक का हिस्सा खाया होगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। तो आप क्लियर हैं इस बारे में? मैं क्लियर हूँ। और करण मेहरा का नाम देखिए, मेरा नाम कर्ण भी है, करण भी है, और दोनों के मीनिंग है। कर्ण तो वो थे जिन्होंने मरते मरते अपना कवच और कुंडल दान किया था और लड़ता रहा, और कर्ण वो होता है जिससे कार्य किया जाए। कलम से काम करूँगा तो वो कलम करण, कुटले से अगर खुदाई करूँगा या गुड़ाई करूँगा तो वो करण, माइक से बात करूँगा तो माइक करण। तो मेरा नाम दोनों बड़े सार्थक हैं। जीवन पर्यंत आपको ऐसे लोगों के विरुद्ध लड़ता हुआ दिखाई दूंगा, जब निर्णय मेरे पास होगा तो भी। जब रिकॉर्ड्स की बात आएगी तो रिकॉर्ड्स में ये रहेगा कि साहब जो इलेक्शंस हो रहे हैं या बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, वो ये करण नहीं जिता पा रहा है। देखिए, चंपावत का चुनाव मेरे लिए नया था, लेकिन दूसरा बागेश्वर के चुनाव को लेकर मैं थोड़ा सा उत्साहित हूँ। मैंने कहा ना, किसी की मृत्यु के बाद उस सिंपैथी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। 12,500 हज़ार की हार को 2200-2300 में लाना। बट वहाँ भी आपने कैंडिडेट इंपोर्ट किया साहब। देखिए, फिर वो कार्यकर्ता जो इतने टाइम से बागेश्वर में काम कर रहा था, आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं ना कार्यकर्ता आपकी को? भी बात सही है, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। जब हमारा कैंडिडेट बीजेपी ने खिसका लिया, जो हमारा कैंडिडेट था जिसको हमने चुनाव लड़ाया था, जब वो पार्टी छोड़ के भाग गया, तो फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया कि ये सबसे मजबूत व्यक्ति है, और सामूहिक बैठक लेकर, करण मेहरा ने अकेले निर्णय नहीं किया। मैंने बागेश्वर के जाके, आपको शायद उसकी फुटेज भी मिली होगी, मैंने बागेश्वर में जाके कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक ली और वहाँ से जो नाम आया उसी को हमने प्रस्तावित किया। चलिए करण मेहरा साहब, ये तो 19 अप्रैल को उत्तराखंड की जनता को तय करना है। बहरहाल आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, गए हुए नहीं है, ऐसा नहीं कि रात को नींद की दवा लेनी पड़ेगी? मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे जनता जनार्दन पे भरोसा है, इनके न्याय पे भरोसा है। जो लोग अंकिता को चाहते होंगे न्याय, जो लोग ममता जोशी बहुगुणा के लिए न्याय चाहते होंगे, जो 907 बहनों के लिए न्याय चाहते होंगे, जो केदारनाथ के सोने की चोरी में न्याय चाहते होंगे, जो जोशीमठ की बर्बादी से अग्निवीर का जिक्र नहीं किया? जो अग्निवीर का, अग्निवीर तो हमारे सबके प्राणों में है। पूरे उत्तराखंड नहीं, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रभाव है। मेरे यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर है सर। ये सारे मुद्दे हैं। मैं तो किसान नहीं बोल पाया, किसानों के संग कम बड़ा घोटाला हुआ है। इतनी बड़ी आपदा आई, बरसात हुई, किसान डूब रहे थे, उनकी फसलें चौपट हो गई, क्या मुआवजा दिया? 1000 रुपये एकड़। और जो 50 किलो का कट्टा हमारी सरकार देती थी, उस 50 किलो के कट्टे के दाम तो सेम रखें सर। 10 किलो की चोरी कर ली बीजेपी ने,
अब वो 40 किलो का कट्टा है, दाम सेम है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सोचते कट्टा पहले भी 500 कुछ का लेते थे, आज भी 500 कुछ का ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 10 किलो खाद निकाल ली गई है। तो इतने सारे इश्यूज़ हैं, क्या क्या लें। चलिए जी। एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द भी परेशान है कहाँ उठूं। ये आप अपने लिए कह रहे हैं नहीं, या मैं पब्लिक के लिए कर रहा हूँ, मैं पब्लिक के लिए और इश्यूज के लिए कर रहा हूँ। पूरा उत्तराखंड दर्द से त्राही त्राही कर रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अंकिता के लिए लड़ें, कि 307 जो हमारे युवाओं पे लगाई जा रही थी उस पर लड़ें, कि लाठीचार्ज पे लड़ें, कि SSS भर्ती घोटाले पे लड़ें, कि हम पटवारी पेपर लीक पर लड़ें, कि हम अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ें, कि केदारनाथ में सोने की चोरी लड़ें, कि उन 17 लोगों की लड़ाई लड़ें जो करंट से मर गए, कि हम जोशीमठ की बर्बादी की लड़ाई लड़ें, कि हम बहुगुणा गांव की लड़ाई लड़ें जो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, 1 रुपये का मुआवजा किसी को नहीं मिला। तो किस किस की लड़ाई लड़ें, क्या क्या लड़ाई लड़ें। पूरा उत्तराखंड बेहाल है बीजेपी की सरकार में, और सरकार से कहीं कुछ नहीं, केवल भूमाफिया और खनन माफिया हावी हो रहे हैं, और उन्हीं की सरकार है। चलिए, बहुत धन्यवाद करण मेहरा साहब, आपने समय दिया, आपने बड़े विस्तार से बात की। तो करण मेहरा साहब का ये कहना है, जिनको जाना है वो जाएं, नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, और वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि वो बीजेपी को एक अच्छी फाइट देने जा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।